गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के चैप्टर नंबर 2 जिसके अंतर्गत मुगलों का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल का कैसे डाउनफॉल हुआ था और स्वायत्त राज्य जो है ऑटोनमस स्टेट जो है उनका जो है राइजिंग हुआ था, इसी से संबंधित यह टॉपिक है और इससे जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु यानी औरंगजेब जब मरा था उसके बाद उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था, किसने सत्ता को संभाली थी। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1707 में, उसके बाद मुअज्जम जो था उसने सत्ता संभाला था, सिंहासन संभाला था। अगर हम बात करें मुअज्जम की दोस्तों, तो मुअज्जम जो है वो उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो मुअज्जम भी कह सकते हैं और यहाँ पे अगर मुअज्जम ऑप्शन नहीं रहता, बहादुर शाह जफर रहता तो आप बहादुर शाह जफर के साथ जाते। ठीक है, मुअज्जम का अर्थ होता है दोस्तों महान और सम्मानित, तो इसने अपना मुअज्जम नाम रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगजेब की दोस्तों, तो यह क्रम से दोस्तों औरंगजेब छठा जो था 6th मुगल सम्राट था। इसका शासनकाल जो था दोस्तों 1658 से लेके 1707 तक था, क्योंकि 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके मकबरा की अगर बात करें तो इसका मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। औरंगजेब की मृत्यु के समय यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हुआ था उस समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांत में विभाजित था। यहाँ दोस्तों अगर प्रांत नहीं रहता, साथ ही अगर सूबा रहता है ना, सूबा दोनों एक ही बात होती है, तो कितने प्रांत में या कितने सूबा में विभाजित था, डिवाइड था, तो 21 सूबा में या 21 प्रांत में यह बटा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। यानी कि यह उपाधि ली गई थी शाह आलम द्वितीय के पुत्र जो है अकबर द्वितीय। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे प्रश्न हम प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पूछ ये रहा है कि परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की, यानी खुद को यह उपाधि दी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रफ़ी उद्दौला, ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी। तो यह आपका दोस्तों अकबर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, पहले जो था अगर हम बात करें तो राजा अगर हटा देते हैं तो राम मोहन राय थे, और जब अकबर द्वितीय ने उनको राजा की उपाधि दी तब उनके नाम के आगे राजा ऐड हुआ। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का यह पुत्र था अकबर द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। 1806 से दोस्तों 1806 से लेके 1837 तक इनका शासनकाल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था। यह जजाऊ का जो बैटलशिप हुआ था दोस्तों वह पूछा गया है कि किसके मध्य हुआ था। तो यह हुआ था मोहम्मद आजम और मुअज्जम के मध्य। मुअज्जम को हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम एक अन्य नाम था इनका। ठीक है, मुअज्जम उन्होंने, इसका मतलब होता था दोस्तों महान और सम्मानित, तो इसने अपने नाम के आगे यह लगाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जोशुआ केटलर, इसके नेतृत्व में, इसके गाइडलाइन में, इसके लीडरशिप में डचों का शिष्टमंडल आया था, एक ग्रुप आया था, किसके दरबार में आया था। प्रश्न यह पूछा गया है। तो यह आया था दोस्तों बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हीं के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई। क्षय रोग यानी कि टीबी से हुई। तो किसकी मृत्यु हुई यहाँ पे, तो रबी उद दरजात की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों 10वां जो है 10वां मुगल शासक था। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि ईरान के नेपोलियन की उपमा किसे अभिनिहित किया गया, यानी कि ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता था। तो यह नादिर शाह हो जाएगा। ठीक है, नादिर शाह जो था वह अपसरिद राजवंश का था।
अपसरीद जो है उस राजवंश से यह आता था। प्रश्न संख्या 9, 90 नंबर प्रश्न में है कि किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। सबसे पहले दोस्तों कि बंदा बहादुर कौन थे, तो सिखों के सेना नायक थे। सिखों के सेना नायक थे बंदा बहादुर। और जब 1716 में इनको फांसी दी गई थी दोस्तों, तो उस समय पूछा गया था किसका शासनकाल था, कौन शासनशिप में था, लीडरशिप में था। तो यह था फर्रुखसियर, ठीक है, जो कि एक मुगल बादशाह था। और इसका शासनकाल जो था 1713 से लेकर 1719 तक था। इसी ने दोस्तों जो है, इसी को एक गंभीर बीमारी थी, घाव कहिए, एक पीड़ा थी जानलेवा, जिसका सफल उपचार हैमिल्टन ने किया था, इसी फर्रुखसियर का। उसके बाद इसने खुश होकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की छूट प्रदान कर दी गई थी। और इसे ही उनके इतिहास में मैग्ना कार्टा नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा यानी कि बहुत बड़ा अधिकार, एक अधिकार कहिए, तो यह उनको प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, फॉल ऑफ द मुगल अम्पायर, यानी कि मुगल जो सम्राट था, मुगल अम्पायर था, तो उसके बारे में पूछा गया था कब इनका डाउनफॉल हुआ। इनका डाउनफॉल से संबंधित जो है उन तमाम बातों का जिक्र एक पुस्तक में किया गया है, मुगल फॉल के बारे में, है ना। पूछा गया कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, जो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही आंसर होगा, यदुनाथ सरकार ने। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी। यानी कि जब मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था, उसके समय जब पंजाब था, उसके सूबेदार, कई सारे सूबों में बटा था ना, तो वहाँ पंजाब के जो है सूबा को जो संभालता था उसी ही सूबेदार कहा जाता था। तो यह सूबेदार एक महिला हुआ करती थी। उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम मुगलानी बेगम था। मुगलानी बेगम कहिए, या दोस्तों कहीं कहीं आपको मुराद बेगम भी देखने को मिल जाएगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इस दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो आप अगर मुराद बेगम रहे तो उसे भी टिक कर सकते हैं, मुगलानी बेगम रहे तो उसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यह जो है मुगलानी बेगम, यह 1753 ने वहाँ पे कुछ समय के लिए शासन किया था, ठीक है, कुछ समय के लिए सूबेदार बनी थी। और यह जो है दोस्तों बहुत ही अल्प समय के लिए 1753 में यहाँ की सूबेदार बनी थी। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी। यह दोस्तों और कोई नहीं, मुअज्जम ही था, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था, और इसने ही सैयद की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 13, वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। कंडीशन क्या है, प्रथम और अंतिम मुगल सम्राट, समझ रहे हैं। तो यह था दोस्तों बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे कम समय के यानी अल्पकाल के लिए जो था वह रफ़ी उद्दरजात का शासनकाल था। उसने 3 मंथ और 3 ईयर, ठीक है सर, 6 महीने इस समय तक के लिए शासन किया था। अगर हम दोस्तों बात करें तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि सैयद बंधुओं के जो दमन हुआ था, उनका डाउनफॉल हुआ था, उसमें किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इसको दमन करने में, इनके डाउनफॉल में सबसे ज़्यादा जो है तुरानी दल का उसमें हाथ था। तुरानी दल यानी कि ऑप्शन नंबर सी थी। तो तुरानी दल कौन था दोस्तों, तो वह क्या थे, सुन्नी फॉलोअर थे, सुन्नी मत को मानने वाले लोग हुआ करते थे। अगर हम ईरानी दल की बात करेंगे तो यह दोस्तों शिया दल के समर्थक हुआ करते थे, फॉलोअर हुआ करते थे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन बेहतर लग रहा है, तो प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है वहाँ पे आप शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया जाए वह सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16,
16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था। तो देखिए, पहले सिक्का ढाला जाता था, पूछा यह जा रहा है कि कौन सा मुगल शासक हुआ उसके बाद सिक्का ढालना बंद हो गया। तो यह दोस्तों अकबर द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर डी। इनका जो है कार्यकाल जो था, शहरी कार्यकाल तो नहीं कहेंगे, शासनकाल कहेंगे, 1806 से लेकर 1837 तक था इनका शासनकाल। और यह दोस्तों क्रम से अगर बात करें तो 19वें थे, 19th जो है मुगल शासक हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है। नक्षत्र के बारे में यह जो है जीज मोहम्मद शाही पुस्तक है, उसमें नक्षत्र ज्ञान से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो पूछा गया है इसके लेखक कौन थे। तो इसका लेखक था जयपुर के सवाई जय सिंह। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो दोस्तों पिछले 2-3 या 4-5 प्रश्न पीछे में हमने इसके बारे में जिक्र किया था। वह दोस्तों फर्रुखसियर था, जिसका गंभीर बीमारी में घाव हुआ करता था। उसका सफल उपचार जो था वह जॉन शॉरमैन के नेतृत्व में एक अंग्रेज चिकित्सक हैमिल्टन था, उसी ने फर्रुखसियर का इलाज किया था, जो कि एक जानलेवा बीमारी थी। और इससे इस उपचार को सफल होने के बाद फर्रुखसियर अति प्रसन्न हुआ और उसने दोस्तों अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन सभी जगह टैक्स फ्री बिजनेस करने का, व्यापार करने का दोस्तों एकाधिकार प्रदान किया गया और उसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 19, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था। उसका नाम था दोस्तों अकबर शाह द्वितीय। क्या पूछ रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे उनके फादर कौन थे। तो यह अकबर शाह द्वितीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यह 1806 से लेकर के 1837 तक शासन किए थे। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई। वंशानुगत करने का मतलब जो अगला पीढ़ी आएगा वही शासन करेगा। ठीक है, योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि वंश के आधार पर, यानी कि राजा का बेटा जो होगा वह योग्य हो अथवा अयोग्य हो। ठीक है ना, तो वंशानुगत प्रणाली जो है शुरू हो गई थी, वंशानुगत शासन प्रणाली। ठीक है, तो बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत किसके समय हो गई थी दोस्तों। तो मुर्शीद कुली खां के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ से कट रहा है, पता नहीं कहीं मिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 22वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, यानी कि जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। यह दोस्तों नजीब खां था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने अपने आप को नजीब उद्दौला, ठीक है, नजीब उद्दौला की भी उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यह जो थे मार्तंड वर्मा केरल के राजा हुआ करते थे, उसने श्रावणकोर पर शासन किया था, तो यह एकदम स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरी बात है कि उसने सामंतों का दमन किया था, तो यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की थी। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी, तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न है कि मुर्शीद कुली खां मूलतः एक क्या था, फारसी था, अफगानी था, मुस्लिम था, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। तो क्या था दोस्तों, यह जो था दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। कौन, मुर्शीद कुली खां। और इनका अगर पहले का नाम करें, बात करो तो इनका धर्म परिवर्तन हुआ था दोस्तों। इनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा इनका नाम था। तो इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। तो मुर्शीद कुली खां इनका है ना एक नाम पड़ा था धर्म परिवर्तन करने के बाद। पहले थे
सूर्य नारायण मिश्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था। यह जो मराठा सरदार के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किसका था। सबसे ज़्यादा बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक जो है मराठा शासकों के सम्राट थे। तो सबसे ज़्यादा इनका साम्राज्य विस्तार था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे। किससे मिलने के लिए दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने के लिए वह गए थे दोस्तों आगरा में। ठीक है, औरंगजेब, मैंने पिछले प्रश्न में पहला प्रश्न ही था दोस्तों, उसमें अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो है क्रम से छठा मुगल शासक था, जो कि 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया था। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका जो है आपको मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। प्रश्न संख्या 27। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। विष खाकर के आत्महत्या सुसाइड करने वाला था शहादत खां, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था। सबसे पहले जो है वह तोरण का किला जीता गया था। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रचंडगढ़ किला इसका पुराना नाम किया गया था। प्रचंडगढ़ किला इसका पुराना नाम हुआ करता था। जब इन्होंने, चूँकि इस बहुत बड़ा एक मिथ हुआ करता था भाई यह अजय किला था, तो इसको जीता था, इसलिए इस चीज़ को तोड़ा था उन्होंने, इसलिए इसका नाम तोरण किला पड़ा था। ठीक है, 1646 में इन्होंने इस किले पे फतह पाया था। ठीक है, और उस समय वह 16 वर्ष की उम्र के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। यह की थी अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने कहा था कि अगर आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तो यह आपको क्या देंगे, मध देंगे, हनी देंगे, शहद देंगे। अगर आप इनको छेड़ोगे तो यह आपको काट काट कर मार डालेंगे। ऐसा कहा गया था अलीवर्दी खां के द्वारा। 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खां ने क्या किया था, शासन किया था। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था। तो अलीवर्दी खां जो था बंगाल का नवाब हुआ करता था और इसने दोस्तों जो मराठा थे, मराठों से एक नजराना जो है टैक्स हुआ करता था, वह वसूला था। प्रश्न संख्या 31 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था। किस कारण से विवाद हुआ था। तो दोस्तों मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या करना था। क्या हुआ था कि मैंने बताया था ना कि वह जो है फर्रुखसियार ने व्यापार करने का जो फरमान जारी कर दिया था उसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसी के लिए यहाँ पे बात कर रहा है विवाद हुआ था। ठीक है, चूँकि टैक्स फ्री बिजनेस करने का जो है एक अधिकार जो है प्रदान कर दिया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रश्न संख्या 32। पानीपत के तृतीय युद्ध में थर्ड बैटलशिप में मराठा के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था। क्या ऐसा कारण था, रीज़न था जिसके कारण मराठा के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली यहाँ पे है ना दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली को उसने सहयोग दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्यों, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए, इसी कारण से उसने सहयोग किया था। उसको डर था कि वह क्या होगा, इनके सहयोग के बिना यह इनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 33। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो इनके साथ जो संधि हुआ था दोस्तों वह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1792 में। ठीक है, तीसरा आंग्ल युद्ध कब चला था, 17
1790 से लेकर 1792 में, और 1792 में जब संधि हो गई थी, ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, तो दोस्तों यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोका गया था। प्रश्न संख्या 34, 1757 में सिजाउद्दौला यानी कि सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में पराजित हुआ था, और इसको पराजित जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757, ठीक है ना, इसी में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वाडियार डैश के शासक थे। कहाँ के शासक थे दोस्तों? वाडियार मैसूर रियासत के शासक हुआ करते थे। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो दोस्तों गुजरात का युद्ध जो था, जो 21 फरवरी 1849 को हुआ था, 21 फरवरी 1849 को हुआ था, इसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? रियल में अगर नाम बढ़े तो उसका नाम था अली गौहर था, और उसने अपने आप को अगर नाम चेंज किया था। होता क्या था कि कई सारे युद्ध जीतने के बाद कुछ विशेष युद्ध जो उनके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण था, उसको जीतने के बाद अपने आप को एक उपाधि प्रदान कर लेते थे। तो यह उपाधि था शाह आलम द्वितीय की, ठीक है, और लेकिन उनका नाम था अली गौहर। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? जो अवध का स्वायत्त राज्य था उसका संस्थापक सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता था। सादत खां कहिए, कहीं भी आपको दोस्तों ऐसा भी मिल जाएगा, सादत खां, ठीक है ना, तो ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अवध के, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो यही दोस्तों बुरहान उल मुल्क थे, जो सादत खान थे। प्रश्न संख्या 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडरशिप में नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ करता था? उसका अधिकारी जो था वह हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कब आया था इसको ऐसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की अगर बात करें दोस्तों, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो था वो हेस्टिंग्स था, ठीक है। और अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव, तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ। किसके बाद? प्लासी बैटलशिप के बाद 1757 को, ठीक है। और यह किस बांग्ला कवि का कथन है? ऐसा किस बांग्ला कवि ने कहा है? तो यह दिया गया है स्टेटमेंट नवीन चंद्र सेन के द्वारा। प्रश्न संख्या आप सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 41 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? क्या कह रहा है? कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो वह दोस्तों था सर आयर कूट। जनरल आयर कूट भी कर सकते हैं, सर आयर कूट भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 42, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आप सभी जानते थे खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? किसके कारण? दस्तकों को, है ना, सिग्नेचर के दुरुपयोग करने के कारण पूछा गया था। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, जो कंपनी के अधिकारी जो हुआ करते थे, उन्होंने सिग्नेचर का दुरुपयोग किया था, है ना, हस्ताक्षर का, और इसके कारण जो है किस नवाब से उनका रिलेशनशिप गड़बड़ा गया था? तो यह था आपका मीर कासिम। दोस्तों ये जितने भी एमसीक्यूज है वो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। होता क्या है, एग्जामिनेशन में आपको सीधे सीधे उठा के प्रश्न पूछ देगा डायरेक्टली, इसमें कुछ चेंज नहीं, सीधे उठाएगा एनसीईआरटी से, कट कॉपी पेस्ट, और वहाँ पे जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे ये तो मैंने सेम टू सेम पढ़ा था।
तो आप इसे इग्नोर करेंगे नहीं करेंगे। एनसीईआरटी किसी भी, आप यूपीएससी में भी देख लेंगे, बीपीएससी भी देखें, किसी भी एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इसका प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप जब कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर या जिनके पास जो है बुकलेट होगा किसी भी एग्जामिनेशन का, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न एनसीईआरटी से कई सारे प्रश्न उठा के पूछे जाते हैं। सारे के सारे नहीं कहूँगा, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यूज होंगे या इस चैनल के माध्यम से जो भी कराए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट ही कराए जाते हैं, ठीक है। आपका समय बर्बाद करने के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है, तो ज़रूर इसे याद रखेंगे और पूरा देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। तो उस समय काल किसका था? शासनकाल था सिराजुद्दौला का, ठीक है। 20 जून 1756, ठीक है, 20 जून 1756 की वह तारीख थी। 1756 में 20 जून की तारीख थी। उसमें क्या हुआ था, 146 में से 123 लोग मर गए थे। एक छोटा सा जगह था, उसी में सब लोगों को ठूंस दिया गया था, जिसमें से 123 लोग मर गए थे 146 में से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा भारतीय शासक था जिसने फॉरेन में जो है मॉडर्न मेथड से, आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया था। तो ऐसा करने वाला टीपू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, यानी कि उपाधि प्रदान की थी। तो यह था दोस्तों जहांदर शाह। उसने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था, नवाजा था। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर, जो कि अभी आप लोकसभा इलेक्शन हुआ है ना 2024, उसमें आप देख रहे होंगे किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार और चंद्रबाबू, है ना, चंद्रबाबू सी नायडू कह सकते हैं, सी नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने किंग मेकर की भूमिका निभा रखी है। यानी कि यह दोनों अगर किसी भी पार्टी में चले जाएंगे तो उनकी सत्ता बनेगी, उनकी सरकार बन जाएगी। तो अभी किंग मेकर की भूमिका में चल रहे हैं। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, न्यूज़ तो देख रहे होंगे और देखिएगा लोकसभा से संबंधित बहुत सारे अपडेट आएंगे सरकार बनने के बाद। वैसे भी पूछे जाते हैं प्रश्न इलेक्शन से संबंधित, लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और नहीं पूछे गए तो कम से कम कैबिनेट से संबंधित प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है, इसका आंसर होगा सैयद बंधु, ठीक है। कौन सैयद बंधु थी, उनका नाम भी तो जान जाए। तो एक सैयद अब्दुल्ला थे, ठीक है ना, और एक हसन अली खान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो ऑफ जैट्स एवं जाटों का आदरणीय या दोस्तों विद्वान व्यक्ति कहा जाता था, किसे? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा सूरजमल। इनको जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल हुआ करता था, उसी के समय अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद जो था दोस्तों वह मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, यानी कि वहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनको नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। तो वह अवध के नवाब से ही आप करेक्ट कर सकते हैं। अवध के जो नवाब थे उन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? कब? 1787 में उसने दोस्तों अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? सबसे पहले दोस्तों कि हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी, तो वह कौन सा युद्ध था जिसके दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो यह दोस्तों था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा था दोस्तों, द्वितीय या प्रथम?
यह था दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोस्तों मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चूँकि आपको सेट कराने से पहले मैं खुद एक बार इसको रिवाइज़ करता हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती हो भी सकती है, इंसान है। तो एक बार आप ऑप्शन नंबर ए को भी चेक करके रखेंगे, है ना। एक बार आप ऑप्शन नंबर ए को भी चेक करेंगे। मेरे हिसाब से तो आंसर बी हो रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं थोड़ा डाउट है कि ऑप्शन नंबर ए ना हो, क्योंकि मैंने गूगल किया नहीं अभी, तो आप चेक कर लेंगे। 1766 में दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इतना तो मैं बता दूंगा। 1766 है ना, से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करेंगे दोस्तों, वह 1790 से लेकर के 92 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों 1780 से लेकर 1784 के मध्य तक चला था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1798 से लेकर 1799 तक चला था। ठीक है, ये इतना बैटलशिप के बारे में जानकारी है। प्रश्न कह रहा था कि हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी 1782 में। अब 1782 में हुआ था दोस्तों, तो 69 तो होगा नहीं, 80 से 84 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो कंटिन्यू अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।